हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम कल और परसों है, तो आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सीडीपी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कथन ए, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। इसमें कथन में कह रहा है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ये तो सही कह रहा है। और तर्क में कह रहा है बच्चे में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। हमने बताया था क्लास में कि जो विकास के आयाम होते हैं वो बहुआयामी होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब कि कथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। तो इसका विकल्प ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और दूसरा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास शीर्ष से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो हमने बताया था सेफ्लोकॉर्डल, यानी कि सेफ्लोकॉर्डल में विकास शीर्ष से पैर की तरफ होता है। तो इसका विकल्प बी सही है, ऑप्शन बी सही है इसका, सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल। तीसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी इसका आंसर होगा मैच्योरेशन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। और चौथा है, एक शिक्षिका बहुत सी योजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक कथन था। अब तर्क है, बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कि कथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। और आर कथन ए का व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और पांचवा है, जिन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। इसमें यह मतलब बच्चा जो है अभी तीसरे स्टेज में नहीं है। अभी बच्चा जो है, जो हम बताए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें तो बच्चा तर्क के आधार पर बता देता है कि वर्गीकरण कर लेता है, लेकिन जो सेकेंड स्टेज होता है से कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा जो है वर्गीकरण नहीं कर पाता, यानी बच्चे में भी संरक्षण के कौशल नहीं आए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं आए हैं। और छठवां है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो पहला था संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसमें पहला ही ऑप्शन ही सही होगा। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिकता विकास की किस अवस्था में है, यानी कि इसमें वह डर रही है, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन में है। कि जैसे उसमें हमने बताया था हिंज जो है करेगा तो उसकी पत्नी की जान बच जाएगी, यदि चोरी नहीं करता है
तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। यानी कि वह इसी स्टेज में था, पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन बी सही होगा इसका। और 8वां है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतरक्रिया करके सीखते हैं? इसका आंसर होगा लेव वाइगोस्की। इन्हीं का सिद्धांत था। उनके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समकक्षी व वयस्कों से अंतरक्रिया करके सीखते हैं। और 9वां है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इनके अनुसार जो है सांस्कृतिक परिवेश, इसी की उनके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत था कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, इसीलिए वो संस्कृति और सामाजिक परिवेश पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। इसका ऑप्शन सी सही है। और 10वां है, हावर्ड गार्नर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी शारीरिक गतिक संवेदात्मक बुद्धि। ये सब जितना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसी से सब आए हैं क्वेश्चन, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो। और 11वां है, दृश्य स्थानिक बुद्धि से में क्या शामिल है? दृश्य स्थानिक बुद्धि, यानी ये भी हावर्ड गार्नर का ही है। इसमें जो है ए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीकता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, यानी कि दृश्य यानी देखने से कुछ इसमें बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। और अन्य ऑप्शन में ऐसा कुछ दृश्य से संबंधित बात नहीं किया गया है। और 12वां क्वेश्चन है कि शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगा? यानी इसमें भेदभाव एक तरह से हो रहा है लड़कों और लड़कियों में, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर इक्विटी तो नहीं होगा, समता। और जेंडर रोल फिक्सिबिलिटी, यानी जेंडर भूमिका में लचीलापन तो नहीं दिख रहा है, न ही जेंडर समानता है। इसका ऑप्शन बी है, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि उसमें भेदभाव किया जा रहा है कि मजबूत बनो, लड़कों कहा जा रहा है कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, यानी लड़कियों को एक तरह से इसमें कमज़ोर बताया गया है। और 13 है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है उचित समावेशन, दूसरा है मानकीकृत मूल्यांकन, तीसरा है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, और चौथा है दृष्टिकोण में अन्वयता। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? उचित समायोजन होना चाहिए। भिन्न भिन्न क्लास में बच्चे हैं, में शिक्षण की रणनीतिक उचित समायोजन ही होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। 14, मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका ऑप्शन एक देखते हैं हम लोग। मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है नहीं। एक ही रणनीति से हम पता नहीं कर सकते उसकी प्रगति और अधिगम का। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। हाँ, ये तो हो सकता है। और सी हम लोग देखते हैं, यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। लेकिन डी भी सही है, लेकिन मंदबुद्धि ही नहीं पहचानने में मदद करता है। तीव्र बुद्धि, मंदबुद्धि मतलब बच्चों में कहाँ कमी आ रही है इसको पहचानने में मदद करता है। लेकिन हमें लगता है ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी ज़्यादा सही होगा। हम जब कोई भी विकल्प
किसी क्वेश्चन का जब ऑप्शन हम टिक करते हैं तो उसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा है इसको टिक किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 15 क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, नहीं। छात्रों के बीच तुलना करना, नहीं। कभी भी बच्चों के बीच तुलना की बात आता है तो वह एक नेगेटिव वर्ड है, कभी भी तुलना बच्चों में नहीं किया जाता। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, हाँ ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कथन और तर्क का दिया है। कथन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। और तर्क देखते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। ये नहीं, इस समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये तो कदाचित गलत है। और इसका अगर तर्क गलत है तो नहीं, कथन गलत है तो तर्क खुद ही गलत हो जाता है, यानी कि दोनों गलत हैं इसमें। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और दोनों गलत हैं। समावेशी शिक्षा, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में देखा गया है कि तर्क कथन सही हो तो तर्क कथन गलत है तो तर्क सही है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में यही होता है कि अगर कथन गलत है तो तर्क भी गलत होता है। 17 क्वेश्चन है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? यानी कि सामाजिक बहिष्कार का, सामाजिक हास्यीकरण, मानकीकृत पाठ्यक्रम, विभेदित निर्देश। इंग्लिश में दिया है कि डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन, यानी कि यही सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का संयोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सोशल एक्सक्लूजन का तो नहीं करना चाहिए, न ही सामाजिक हास्यीकरण का करना चाहिए, न ही मानकीकृत पाठ्यक्रम का स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। विभेदित निर्देश इसका पालन करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? पहला है पहिया कुर्सी, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी का उदाहरण है? पहिया कुर्सी तो हो सकता है। बड़ी मुद्रा वाली किताबें, नहीं। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं है। स्पर्श सामग्री, ये भी नहीं है। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते, यानी शरीर से यदि कोई विकलांग है तो उसके लिए पहिया कुर्सी ही उदाहरण होगा, उसका सहायक तकनीकी होगा, क्योंकि स्पर्श सामग्री से अगर वो देख नहीं सकता तो स्पर्श करके इसे पढ़ सकता है, लेकिन इसमें शारीरिक गति विकलांगता की बात हो रही है, यानी वो शरीर से विकलांग है। 19 है, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गणित में, यानी कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई, यानी कि वो उसे डिस्कैलकुलिया, गुणज वैकल्प इसे कहते हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डिस्कैलकुलिया। हमने पिछले वीडियो में देखेंगे आप, अधिगम अक्षमता, उसमें हमने कराया है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, फेजिया, डिस्प्रक्सिया, डिस्थीमिया सब कराया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों की अनमयता, पहला है। दूसरा, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता। तीसरा है जटिलता के लिए वरीयता। और चौथा है अभिसारी सोच। इसमें सी सही होगा, जटिलता के लिए वरीयता। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में यही शामिल है, जटिलता के लिए वरीयता। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? अर्थपूर्ण अधिगम में
यानी कि पहला है पुरस्कार और दंड का प्रावधान, नहीं। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। प्रतिस्पर्धा जहाँ भी आए वो एक नेगेटिव वर्ड के रूप में माना जाता है, कंपटीशन। लेकिन इसमें जो है हमें बी और सी दोनों सही लग रहा है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, यह भी अर्थपूर्ण अधिगम में सम्मिलित है। और सी सीखने के तरीकों पर विचार, इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। 22 क्वेश्चन है शिक्षार्थी कथन है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। ये तो सही नहीं कर रहा है कथन कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। कथन तो गलत है। तर्क देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, नहीं। तर्क भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों गलत है। 23 है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम यानी सीखना। पहला ऑप्शन है बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। दूसरा है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। तीसरा है एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। चौथा है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। इसका ऑप्शन बी सही है। ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड दिया है। सी हो गया सहयोग और सकारात्मकता। और डी है पृथकीकरण और नामकीकरण। 24 का सी सही है, सहयोग और सकारात्मकता। बी तो ऐसे ही गलत हो गया, डी भी गलत है। और ए में कहा है कि अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत अधिगम के लिए उचित और अच्छा वातावरण का आधार होने चाहिए। सबसे ज़्यादा सही हमें सी लग रहा है, सहयोग और सकारात्मकता। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।